क्या ये अवेलेबल? अनुष्का, सोहेल और मैं भी हूँ। अरे हम भी एक आदमी हैं। ठीक। देखो, सवाल जो 40 पूछ लेते हो। 2/x -3/y +3/z ये बराबर 10 दिया है। उसके बाद क्या लिखा है देखो, 1/x 1/y 1/z बराबर 10 दिया है। 3/x -1/y +2/z और बराबर 13 दिया है। 40 48 सेम टाइप का प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। तो करेंगे कुछ नहीं, इसमें ध्यान से देखिए। 1/x को मान लीजिए कुछ। 1/x को मान लेते हैं u, 1/y को मान लेते हैं v और 1/z को मान लेते हैं w। तो देखो तो क्या हो जाएगा, ये वाला कन्वर्ट होगी 2u 3v प्लस 3w बराबर कितना 10। इक्वेशन नंबर 1 अब ये बन जाएगा। अब यहाँ से u v w का मान निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, x y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, u प्लस v प्लस w बराबर 10, अगेन 10 और 3u माइनस v प्लस कितना 2, 1/z है तो 1/z को w लिखेंगे तो w बराबर 13। अब आपको सोल्व करना है इस इक्वेशन को 1 2 3 को, इसको भूल जाना है। इससे निकालना आपको क्या, u v और w। जैसे u v w निकलेगा यहाँ मान रख देंगे, x y z निकल जाएगा। एलसीएम करके झमेला करेंगे इसका, एक्स वाई जेड इधर आ जाएगा। ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। एलसीएम लेने से देखो ना, प्रॉब्लम ही हो जाएगा। वरना एलसीएम अगर नहीं लेना चाहते हैं तो फिर ऐसे ही रहने दो, 1/x को लिखो 1/x इंटू 2, तो ये वाला कोएफिशिएंट लिखो। तो जो मान पहले x का आता था वो आएगा 1/x का। जैसे आया मान लो 1/x बराबर 5, x बराबर कितना 1/5 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो 1/x 1/y 1/z का मानेंगे, या तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए यू वी डब्ल्यू में। आपने क्लास 10th में बनाया होगा इससे, इस टाइप का प्रॉब्लम। x 2/x प्लस 4/y बराबर 5, ऐसा प्रॉब्लम बनाया होगा आपने। 1/, के नहीं बनेंगे। 4x 5y हो जाएगा, बार बार प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पर आएंगे तो इधर तो हो सकता है, हो सकता है नहीं करे, हो सकता है का मान निकालेंगे पहले y का मान निकलेगा, लेकिन यहाँ पर एलसीएम लेके क्या करेंगे, ये एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक। और एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, जब एलसीएम लेंगे ना तो दो दो कोएफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर 3 वेरिएबल है ना। देखिए एग्जांपल लेके आपको एक दिखाते हैं। आप लोग एलसीएम एलसीएम कर रहे हैं तो चलिए हम इसको बता ही देते हैं। एलसीएम अगर लेते हैं तो देखो एक्स वाई एंड जेड, एक्स कैंसिल होगा तो 2y z बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, वाई वाई कैंसिल तो 3x z बचेगा। यहाँ से z कैंसिल तो 3xy बचेगा बराबर 10। यू वी डब्ल्यू वेरिएबल है। देखिए एलसीएम लेने के बाद तो इस इक्वेशन डब्ल्यू माना हम लोगों ने। देखिए ना यहाँ पर जो बताया है 1/x बराबर u, 1/v बराबर v और 1/z बराबर w, ये तीन चीज हमने मान लिया। तो 1/x आया u लिख दिया, 1/y आया v लिख दिया, 1/z आया v लिख दिया। तो यहाँ चेंज हो गया देखो, u v w। अब आपको मान निकालना है u v w, इस इक्वेशन का प्लस को यहाँ रख देना है। यहाँ रखोगे तो x y z का मान निकल जाएगा। मिल जाएगा। सोहेल बताओ, मेहताब बताओ, तौसीफ बताओ, सॉरी। यू वी डब्ल्यू का मान आया, यहाँ रखिएगा, एक्स का मान निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा।
मेरे वीडियो पर टैप करो, पिन हो जाएगा, मेरा ही फोटो स्क्रीन पर रहेगा। हम पसंद आए जाएंगे स्क्रीन पर, है ना। चलिए, तो हमको अभी झेल लीजिए स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, ए का इनवर्स निकाल दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, ए इनवर्स ऑल द, ए इनवर्स नहीं, ए इनवर्स तो डायरेक्ट निकाल। हाँ, तो इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करना है तो इसके लिए इनवर्स की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो इनवर्स पहले से निकाले हुए हैं, अब उसका यूज करेंगे। और कुछ नहीं। चलिए, तो अब करते हैं हम रिवीजन ऑफ अलजेब्रा। क्या प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हो रहा है, ना पहले सब माइक बंद करो। क्या दिया हुआ है, स्विच करने का ऑप्शन। तो अभी अभी तुम ये बताओ कि मेरा वीडियो चल रहा है तुम्हारे स्क्रीन पर, रहना बताओ। छोटा क्यों है, उसको बड़ा करो। बहुत नाइंसाफी है, बताओ तो, मेरा वीडियो छोटा रहेगा। मेरे वीडियो करो, साइड में मेरा वीडियो आ रहा है ना, ए भी लिखा हुआ, उस पर टैप करो। टैप करो, पिन हो जाएगा। दाएं बाएं थोड़ा सा कटा हुआ होगा, थोड़ा सा कटा हुआ होगा। देखिए, अभी 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 देखो, कोई पिन पर आ गया होगा, देखो तो अभी। हम्म, बोला जाए। और छोटा हो गया। चलिए, अभी क्वालिटी हम थोड़ा सा हाई कर दिए थे, क्वालिटी लो करते हैं, आप लोग का डाटा भी कट जाता है जल्दी जल्दी। चलिए, अभी ठीक है, दिख रहा है साफ बोर्ड पर आपको। अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो प्रेजेंट में तो नहीं है, फ्यूचर में नहीं कह सकते। हम्म, घुमा दिया था मैंने। तो अभी अभी कैसा दिख रहा है, अभी पूरा नहीं दिख रहा है, देखो तो ऐसे। मेरे घर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। तो अभी देखो तो अभी कैसा है। हम्म, अभी कैसा है बताइए। रोटेट हो गया है। अभी देखिए। हम्म,
चलिए माइक ऑफ कीजिए, करते हैं हम लोग रिवीजन ऑफ होल अलजेब्रा। पूरे अलजेब्रा का करेंगे रिवीजन आज, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। आज वाली इसको पढ़ लीजिए। स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे, मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट पर खत्म करेंगे। 20 से 25 मिनट का जो भी हमारा सेशन होगा आज। मेरे ख्याल अभी बताइए तो पहले से आवाज बेहतर है या पहले आवाज ठीक थी? मैसेज करके बताइए। साउंड साउंड कैसा है अभी? माइक लगाए हुए हैं हम, आपकी आवाज नहीं आएगी। मैसेज करके बताइए साउंड अभी अच्छा है या पहले अच्छा था? अभी अच्छा है? से यस या नो। अभी साउंड ठीक है, आपको आवाज जा रही है? ठीक है, यस, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स से। याद कीजिए आज से 1.5 से 2 महीना पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा हिल गया था। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है सबसे पहले उसको देखते हैं, क्योंकि आज हम लोग करेंगे रिवीजन ऑफ होल अलजेब्रा। रिवीजन ऑफ होल अलजेब्रा, पूरे अलजेब्रा का। माइक को सब ऑफ ही रखिएगा, आपकी आवाज नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में सारे टॉपिक को ही हम लोग देखते हुए चलेंगे। यहाँ दिख रहा है आपको? हाँ, चलिए दिख रहा है। तो सबसे पहला हमारा था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? नंबरों का एक आयताकार व्यवस्था है जिसमें कुछ रोज होता है, कुछ कॉलम होता है। ऐसे ही व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसको हम लोग क्या करते हैं? बिग ब्रैकेट से या पैरेंथेसिस से या डबल मोट ऑपरेटर के साइन से बंद कर देते हैं। तो कहने का मतलब नंबरों को अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दें, जैसे ये लिख दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। दिस इज ए मैट्रिक्स। इसके अंदर जो नंबर्स लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इसका एलिमेंट। इसको बोलते हैं क्या? एलिमेंट। मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये जो हमारे पास नंबर बन रहा है इसको बोलते हैं रो 1। ये रोज सब है, इसको क्या बोलेंगे? रोज। रो 2 और ये रो 3। ये जो ऐसे बन रहा है 1 2 4, ये एक रो, 2 रो और 3 रो। ऊपर जो बन रहा है ये कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर को। याद कीजिए मैट्रिक्स कितने रो और कितने कॉलम का है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कितना, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो टोटल एलिमेंट्स की अगर बात करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास हो जाएगा, या टोटल मेंबर्स कह दीजिए, टोटल एंट्री कर दीजिए, 3 × 3 यानी ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स में हम लोगों ने इतना ही सा पढ़ा था कि मैट्रिक्स नंबरों का एक आयताकार व्यवस्था होता है जिसमें कुछ नंबर्स रोज में लिखा होता है, कुछ कॉलम में लिखा होता है। उसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या को गुना कर देंगे तो ऑर्डर होगा। यहाँ पर क्या होता है? ऑर्डर, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। तो रो को हम लोग एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को एन से डिनोट करते हैं, तो लिखते हैं M × N, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M × N, जहाँ की M और N क्या है? रो और कॉलम की संख्या है। चलिए इसके बाद हम लोग आए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। आपको याद होगा, जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन करा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। तो मैट्रिक्स का बहुत सारा टाइप्स हम लोग पढ़े थे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये सब सारा मैट्रिक्स पर हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? देखिए बाकी सबका नाम लिखेंगे हम और जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कहते थे इसको, केवल एक रो हो 1 2 3, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। उसके बाद पढ़े थे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता था? 1 2 3, मान लो एक कॉलम है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सब आप देखेंगे। उसके बाद चौथा नंबर में वर्टिकल मैट्रिक्स। जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका हम एग्जांपल आपको बताएंगे। अगला पढ़े थे, देखिए जीरो मैट्रिक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स।
तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता था, सारा एलिमेंट जीरो होता था, चाहे 3x3 का हो, 2x2 का हो, सारा का सारा एलिमेंट जीरो। इसके बाद इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स था यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल पर 1 1, बाकी सारा एलिमेंट जीरो, मतलब 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा पढ़े थे हम लोग। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आता है, इसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। याद कीजिए आप, 7 नंबर में स्केलर मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा था। स्केलर मैट्रिक्स नाम लिख देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल पर एक सेम एलिमेंट होता था, जैसे 2 2 और बाकी सब 0 0। जैसे मान लो ये हमारे पास है 5 0 0 0 5 5 0 0 0, यानी 1 की जगह पर अगर दूसरा एलिमेंट हो जाए और सेम एलिमेंट हो सब जगह, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, जीरो मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। इस पर हम लोग काफी डिस्कशन भी कर चुके हैं। अब अच्छा, एक होता है मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 3 है। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है, इसको बोलेंगे इसका डायगोनल एलिमेंट, यानी जहां पर आई का मान जे के बराबर होता है। थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखिए जहां पर आई का मान जे के बराबर होता है उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो ये सब हमारे पास क्या है, ये उसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। और उसके अलावा जो बच गया, तो ये सब क्या हो गया हमारा, नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, बचा हुआ सारा एलिमेंट हो गया नॉन डायगोनल, जो डायगोनल पर नहीं पड़ा उसको बोलेंगे हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। चलिए इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। बहुत शॉर्ट में हम आपको रिवीजन सिर्फ करा रहे हैं। ये हमारा पहला टॉपिक, ये दूसरा और ये तीसरा, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो अब हम लोग मैट्रिक्स का ऑपरेशन पढ़े थे, यानी मैट्रिक्स को जोड़ घटाव और गुना करना। तो जोड़ घटाव तो क्या काफी इजी है, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, 3 + 4 5 प्लस, मान लो ऐसे लिखा हुआ, इसको जोड़ना है 7 3 2 1। तो कैसे जुड़ता था, पहला एलिमेंट पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ। तो 7 4 11 लिखते थे, 3 3 9 लिखते थे, और 4 2 6 लिखते थे, 5 1 6 लिखते थे। तो इसको बोलते हैं हम लोग जोड़। घटाव भी सेम होता है। गुना की बात करते हैं, जब भी किसी मैट्रिक्स में गुना करते हैं, मान लो एक मैट्रिक्स हमारे पास है 2 5 4 3, इसमें गुना किया 4 से, तो जब गुना होता है तो सारे एलिमेंट में गुना हो जाता है, याद कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 5 चौके 20 16 और 12। तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को क्या करना है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना, 5 से 4 से 3 से 2 से गुना करेंगे तो सारे एलिमेंट के साथ गुना हो जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट था उसका नाम था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे उसको याद कीजिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ABCD, गुना करना EF और GH से। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब इसको गुना करते थे हम लोग क्या लिखते थे, A × E + B × G। उसके बाद करते थे A × F + B × H। उसके बाद करते थे C × E + D × G। उसके बाद करते थे C × F + D × H। इसी तरह से 3 ऑर्डर में भी किया था हम लोगों ने, जैसे 2 ऑर्डर में करते हैं वैसे ही 3 ऑर्डर में किया था। इसके बाद हम लोग का जो चौथा टॉपिक था उसका नाम था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए एग्जांपल देते हुए हम आपको समझाते चले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने का क्या मतलब हुआ कि हम लोग क्या करते थे, किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम, कॉलम को रो में अदला बदली कर देते। इफ इंटरचेंज बाय रो इनटू द कॉलम, या रो को अगर कॉलम से अदला बदली कर दिया जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते थे ट्रांसपोज। जैसे मान लिया एग्जांपल, एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, 2 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 7 है। तो हमने क्या किया, ए डैश निकालते थे। ट्रांसपोज को याद कीजिए, हम लोग ए डैश से या A⁻T से डिनोट करते थे। तो ट्रांसपोज को हम लोग या A⁻T यानी ट्रांसपोज लिख देते। ए डैश जब निकालेंगे तो इसका जो पहला रो है, ए डैश का पहला कॉलम बन जाएगा, यानी यहाँ बन जाएगा 2 5 और 4। ध्यान से देखिए, उसके बाद 3 2 और 7। तो ये दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया, यानी रो बन जाता है कॉलम और कॉलम आ जाता है किसमें, रो में। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो याद कीजिए, यहाँ पर एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बताए थे कि जब किसी मैट्रिक्स का हम 2 बार ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर से हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, ट्रांसपोज नहीं वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ पर एक और चीज बताए थे आपको, अगर A + B का ट्रांसपोज है
तो आता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, माइनस के साथ भी सेम कंडीशन होता है। और नंबर थर्ड में यहाँ पर बताए थे ए इंटू बी का अगर ट्रांसपोज है गुना में, तो ये होता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। याद करेंगे यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे, जिसका नाम था एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद कीजिए इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कह रहे थे कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिल जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर कंडीशन होता था इफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायरेक्ट लिख देते हैं ए डैश बराबर ए, यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देते थे, याद कीजिए, ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिले बट निगेटिव साइन के साथ, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ए डैश बराबर यहाँ मिलता था आपको माइनस में ए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए, कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग दो मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं, एक होगा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग दो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो याद कीजिए हम लोगों ने लिखा था ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस में लिखा था 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ये क्या होता था हमारे पास, यही होता था पी और ये होता था क्यू। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पी हमारे पास क्या है, पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पी डैश बराबर पी आ जाता है एंड क्यू डैश बराबर माइनस में क्यू आ जाता है। क्योंकि ये एक थ्योरम हमने पढ़ाया था आपको कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए तो उसको बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हमेशा सिमेट्रिक हो जाता है। और किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज घटा देते हैं तो हमेशा कैसा बन जाता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन दोनों का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो फिर से आपको ए ही मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग दो ऐसे पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि पहला मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक होगा, दूसरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। हालांकि किसी भी मैट्रिक्स को तो किसी भी दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, लेकिन एक यूनिक तरीका हमारे पास है कि ये पहला सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बात करेंगे। तो हम लोग पढ़े थे यहाँ पर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर जो इनवर्स हम लोगों ने पढ़ा था, इनवर्स तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है, एकदम ताजा ताजा है, लेकिन यहाँ पर जो इनवर्स पढ़ा था बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। यानी हम लोग क्या करते थे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का यूज करके हम लोग इनवर्स निकालते थे। अच्छा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपको बताया था यहीं पर हम लोगों ने, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स देखिए, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को अदला बदली करके या गुना करके अगर दूसरा मैट्रिक्स प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, देखिए सारा आपका रिवीजन हो जाएगा, 5 4 7 0 5 और 6। अब क्या किया हम लोगों ने, रो 1 में 5 से गुना कर दिया और रो 1 में लिख दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, देखो नया मैट्रिक्स बन गया। 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, बाकी तो सारा वैसा ही रह गया, 5 7 4 0 5 और 4। तो देखिए गुना किया हम लोगों ने किसमें, ओनली रो 1 में, तो ये वाला चेंज हो गया किसमें, ए के रो 1 में गुना करने से ये मैट्रिक्स मिला, तो एक नया मैट्रिक्स मिल गया आपको बी। तो बी कहेंगे बी इज इक्विवेलेंट टू ए। याद कीजिए हम लोग ये सिंबल यूज किए थे इक्विवेलेंट के लिए, तो बी इज इक्विवेलेंट टू ए। तो यहाँ पर हम लोगों ने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स निकाला था, आपको याद होगा। इनवर्स का हमने यहाँ पर फॉर्मूला आपको ड्राइव करवाया था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, जगह है हमारे पास कि इफ इनवर्स के लिए, इनवर्स के लिए इफ a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर आई आ जाए। याद कीजिए, अगर किसी दो मैट्रिक्स को गुना करने के बाद a को b से गुना करें और b को a से गुना करें और गुना करने के बाद दोनों ही कंडीशन में यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है, देन इस कंडीशन में देन b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a।
तो लिखते कैसे हम लोग, ए इनवर्स बराबर बी, यानी बी को ए का कहेंगे क्या हम लोग, इनवर्स। इसी हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन किए थे, गुना करके मान निकालते थे, याद कीजिए, ए बराबर आई इंटू ए लिखते थे या ए इंटू आई लिखते थे। उसके बाद यहाँ दोनों मैट्रिक्स को काम करके इधर बनाते थे यूनिट मैट्रिक्स को, याद कीजिए, जैसे ये यूनिट बनता था, इधर वाला क्या कहलाता था, इसका इनवर्स कहलाता, सॉरी यहाँ पर हम लोग लिखते थे और यहाँ लिखते थे ए, और फिर काम करते थे कंटिन्यू, तो ये होता था हमारा यूनिट मैट्रिक्स। तो देखिए हम लोगों ने पूरा मैट्रिक्स का जो 1 महीने का क्लास था, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया है। हो सकता है कुछ छूट गया, अभी हम माइक ऑन कर रहे हैं आपका, तो आप बताइएगा। पहला हम लोगों ने देखा है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है। दूसरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तीसरा मैट्रिक्स का ऑपरेशन, यानी जोड़ घटाव गुना भाग मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, स्केलर से गुना, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लीकेशन करना, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। दूसरा यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था, देखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में कर देना, कॉलम को रो में कर देना, यानी इंटरचेंज कर देना, रो को कॉलम से, कॉलम को रो से। जैसे आप अपना मोबाइल हमको दे दीजिए, मेरा मोबाइल आप ले लीजिए, तो अगर किसी ने अभी नया मोबाइल खरीदा होगा लेटेस्ट, तो उसको नुकसान हो जाएगा, तो क्योंकि मेरा तो 2 साल पुराना है। तो इंटरचेंज का मतलब रो को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को रो में डाल दीजिए तो इससे ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे पहले था देखो 2/3 का मैट्रिक्स, और अब हो गया देखिए 3/2 का मैट्रिक्स, तो ऑर्डर पूरा इंटरचेंज हो गया, अदला बदली हो गया। दूसरा हम लोगों ने देखिए यहीं पर पढ़ा था, ए डैश बराबर ए, ए डबल डैश बराबर ए प्लस बी का डैश करेंगे तो ए डैश बी डैश होता है, ए इंटू बी का डैश करेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास के इंटू ए है और इस पर डैश करेंगे तो स्केलर से कोई मतलब नहीं होता है, यानी स्केलर सीधा सीधा बाहर आ जाता है, और डैश किसका होगा, सिर्फ ए का डैश होगा। ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिल जाए सिमेट्रिक, ट्रांसपोज करने के बाद निगेटिव में मैट्रिक्स मिले, इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। फिर बड़ा था सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक के फॉर्म में, तो ये भी हमारा एक टॉपिक था, ये भी एक टॉपिक था, देखिए ये भी एक टॉपिक था, ये बड़ा बड़ा टॉपिक सब था, जिसमें हम लोग किसी मैट्रिक्स को जोड़ और घटाव के फॉर्म में लिखते थे। अगला हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये हमारे पास। रो और कॉलम के साथ का ऑपरेशन किया था, काफी आप लोगों ने मेहनत किया था इसमें। इनवर्स कैसे होता है, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर, अगर आई आ जाए तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं बी को ए का इनवर्स तो ये था पूरा मैट्रिक्स का रिवीजन, यानी हाईलाइट ओवरव्यू कह सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा हम क्वालिटीज का हाई कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ठीक कर देंगे, साफ दिखेगा स्क्रीनशॉट में आपको। चलिए कुछ छूटा है तो बताइए, माइक ऑन करके आप बता सकते हैं, कुछ छूटा है। कम 2 मैट्रिक्स होती है तो दोनों कैसे होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, बहुत सारा मैट्रिक्स यहाँ पर मैंने छोड़ भी दिया, सही है। कंपेरेबल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, और आगे बोलिए, जैसा टॉपिक छूटा भी है। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक कंडीशन आप याद रखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कंडीशन में क्या होता है कि बराबर, इसमें याद रखिए, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब रो की बराबर होगी, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, एम बराबर एन हो। नेक्स्ट, और बताइए, और किसी को कुछ याद आ रहा है जल्दी से, बस आपका रिवीजन करवा रहे हैं और कुछ नहीं। आज के बाद हो सकता है इसको करने का मौका मिले नहीं मिले, फिर कब न जाने इससे तो थोड़ा सा ओवरव्यू आज देना था क्या स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, नैना बताओ, सोहेल बताओ, ये समझ में आया, मजा आ रहा आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे बढ़िए डिटर्मिनेंट पर। नैना कहीं चली, हाँ ले लीजिए जल्दी से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब डिटर्मिनेंट। चलिए क्वालिटी हम ठीक कर देते हैं, थोड़ा सा लो कर देते हैं, ताकि आपका डाटा भी थोड़ा सेव हो।
जब कोई मैट्रिक्स आपको याद आ जाए तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, जियोग्रा की याद आ जाए अगर आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, आपको सारी पुरानी यादें ताज़ी, सारी पुरानी बातें याद आ जाए। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पर, डिटर्मिनेंट। माइक लगा लेते हैं, आपको आवाज साफ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा है डिटर्मिनेंट्स। चलिए, तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि किसी भी नन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, या डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स से प्राप्त किया जाता है। डिटर्मिनेंट एक तरह का कह सकते हैं कि एक ऑपरेटर है। जैसे 5 है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे 4 है स्क्वायर रूट 2 होगा, उसी तरह से मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कुछ एक वैल्यू होगा। तो डिटर्मिनेंट जब भी निकलेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। मीन्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, डिटर्मिनेंट of a non-square matrix is not defined। देखिए, आपको जब बताए थे उस वक्त भी बताए थे, यानी किसी भी नन स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो, डिटर्मिनेंट डिफाइंड नहीं होगा। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। यहाँ पर सिंबल में क्या होता है, दोनों तरफ हम लोग सीधा लाइन खींचते हैं, बंद नहीं करते हैं, बड़ी ब्रैकेट नहीं होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट में। अच्छा, डिटर्मिनेंट में इंपॉर्टेंट बात होता है कि इसका माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर कोफैक्टर का तो क्लास बीच में भी हुआ था, आपको रिवीजन हो ही गया होगा, फिर भी बता देते हैं आपको थोड़ा सा। देखिए, जब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए, इन दोनों को बंद करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ई आई माइनस एच एफ। ठीक है। अच्छा, पहले 2/2 का सीखिए। देखिए, एक नंबर में 2 ऑर्डर का देखिए, 2 ऑर्डर का मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो 2 कॉलम अगर हमारे पास है तो सीधा सीधा डिटर्मिनेंट पूछ जाएगा, ए बी सी डी। अगर ऐसा है तो ये सीधा इससे मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू डी, और माइनस में कर देंगे बी इंटू सी। 1/1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो वो वही वैल्यू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 2, 3 ऑर्डर का। तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तोड़ने के लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। तो जब इसको आप ब्रेक करते हैं तो माइनर और कोफैक्टर आपको पता होना चाहिए। तो माइनर कोफैक्टर के लिए आपको बताए थे कि माइनर जब भी निकालते हैं किसी एलिमेंट का तो उसका रो उसका कॉलम डिलीट कर देते हैं, तो जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, वही उसका माइनर कहलाएगा। तो बच जाए 4 एलिमेंट का निकालना हम लोग जानते हैं, इस मेथड से निकालेंगे। तो लिखेंगे ए इंटू ए का कोफैक्टर, तो लिखेंगे ई इंटू आई माइनस एच एफ, और माइनस यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जब कोफैक्टर लिखते हैं तो ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बीच में माइनस का साइन, बी इंटू, इन दोनों को बंद करेंगे इस बार, तो डी आई माइनस जी एफ, और प्लस में करके लिखेंगे सी इंटू डी एच माइनस जी ई। तो ये होता है हमारा पूरा डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। तो माइनर क्या होता है, देखिए M11। माइनर अगर निकालेंगे तो पहला रो पहला कॉलम का माइनर, पहला रो पहला कॉलम बंद कर देंगे एच आई, तो इसको जो तोड़ेंगे ना इसी का नाम है माइनर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर। एक होता है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर में क्या करते हैं, माइनर ही निकालते हैं, लेकिन अभी ये वाला साइन को साथ में लेते हुए चलेंगे। तो उतना डिटेल में नहीं, बस थोड़ा थोड़ा हम आपको रिविजन करा रहे हैं, डिटेल में नहीं। तो ये हो गया माइनर। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद कीजिए, ये तो डिटर्मिनेंट तोड़ना सीख गए थे, एक्स वाई का मान भी निकाला था इसमें हम लोगों ने, छोटा छोटा डिटर्मिनेंट का। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसके बाद आए थे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ा था, उतना तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे, बस थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो को
कॉलम बना दिया जाए, कॉलम को रो बना दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला प्रॉपर्टी पढ़े थे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वही ए डैश का भी डिटर्मिनेंट होगा। ए डैश का मतलब क्या है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद याद कीजिए कि पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर डिटर्मिनेंट के का एक रो या एक कॉलम आपस में अदला बदली कर दिया जाए, पहले रो को दूसरे रो से बदल दो या पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से बदल दो, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट साइन उल्टा हो जाता है। जो प्लस आने वाला वो माइनस आ जाएगा, जो माइनस वाला आने वाला वो प्लस आ जाएगा। तो नंबर 2 में हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट डेल्टा है और हमने क्या किया है, एक नया डिटर्मिनेंट उसका रो को पहले रो को दूसरे रो से मान लो बदल दिया, तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा, नया वैल्यू आएगा, वो डेल्टा डैश बराबर होगा माइनस में डेल्टा। यानी पहला ही वैल्यू आएगा, बस उसके साथ क्या लग जाएगा? माइनस का साइन लग जाएगा, यानी इंटरचेंज करने के बाद मान लो डेल्टा। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद कीजिए 3 नंबर में। 3 नंबर में पढ़ा था अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए, यानी एक जैसा हो जाए, आइडेंटिकल, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है 0। इफ टू रोज और टू कॉलम, इफ टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? 0, याद कीजिए। अच्छा, अगर किसी डिटर्मिनेंट का सारा रो, एक रो सारा 0 हो जाए या सारा का सारा एक कॉलम 0 हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, याद कीजिए। ये भी बताया था मैंने आपको। दूसरा बताया था किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में जोड़ दो, कॉलम को रो में जोड़ दो, यानी सारे कॉलम, दो कॉलम को जोड़ दो, दो रो को जोड़ दो, तो उससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। या किसी में कुछ से गुना करके जोड़ दीजिए, इससे भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा 4 नंबर, ये हमारे पास 5 नंबर। याद आ रहा है आपको सब? बताइए, याद आ रहा है? काफी हम लोगों ने इस पर सवाल भी बनाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर 40-45 सवाल था, बनाते बनाते थक गए थे, लॉकडाउन हो गया, उसके बाद हम लोग ऑनलाइन में आ गए, है ना। ऑनलाइन में आने के बाद फिर जो है कंटिन्यू यहाँ से चल रहा है, बीच में कुछ एक सवाल उसका छूट भी गया, तो खैर कोई बात नहीं। इतना आप लोग बना चुके थे 24-25 तक, आपकी आवाज़ अभी नहीं आएगी मेरे पास, तो 24-25 तक आप बना चुके थे, कुछ लोग तो 43-44 तक पहुंच गए थे, तो उतना सफिशियंट है। अब छूट गया, उसका ब्रेक हो गया, इस वजह से हम क्या किए, उसको हटा के नया एक्सरसाइज शुरू किए थे। हाँ चलिए, अनुष्का को याद है, अनुष्का बोल रही हाँ सर। तो उसको छोड़ के हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया था, क्या याद कीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसके बाद बारी आती है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो याद कीजिए एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या पढ़े थे। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में मेन हम लोगों ने सीखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अगर हमारे पास 3 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3, 3 पॉइंट्स है, 3 निर्देशांक है अगर किसी ट्रायंगल का, तो इसका एरिया हम लोग निकाल देते थे किससे? डिटर्मिनेंट मेथड से। क्या लिखते थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1। याद कीजिए ये वाला फॉर्मूला। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था इफ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर होगा तो इसका एरिया 0 हो जाएगा, मीन्स ये वाला पूरा टर्म 0, कहने का मतलब इधर हो जाएगा 0, तो बचेगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1, तो ये हो जाएगा 0। तो अगर कोई कोलिनियर है तो ये कंडीशन होता है। क्योंकि कोलिनियर कंडीशन में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 1/2 भी इधर जाकर 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली जो डिटर्मिनेंट का मान निकलेगा वो क्या होगा? 0 होगा। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आप लोगों को मैसेज कर रहे हैं, आप सुनेंगे? हाँ चलिए यार, अच्छी बात। थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं, उसके बाद फिर माइक आप ऑन कर रहे हैं, फिर आप देख लीजिएगा। तो प्रॉपर्टीज, ये सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोगों ने ये पढ़ा था, और जैसे ही एप्लीकेशन खत्म हुआ था तो याद कीजिए इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे एडजॉइंट। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कुछ नया चीज नहीं था, जब किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं, यानी उसका एलिमेंट हटा के उसकी जगह पर उसका कोफैक्टर रख दो, यानी हमको हटा के मेरे जगह पर किसी और को रख दो।
तो इस तरह जो मेरा प्लेस चेंज हो जाएगा तो नाम बदल जाएगा। तो सारे एलिमेंट को उसको खिसकाओ और उसके जगह पर उसका कोफैक्टर लाके रख दिया जाए। तो जैसे कोफैक्टर रख देता है उसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज देने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ABCD और A1 A2 A12 A21 और A22, इसका क्या है कोफैक्टर सारे एलिमेंट का, चारों एलिमेंट का। तो जो एडजॉइंट ऑफ A होगा वो क्या होगा, A11 A12, इसको हटाएंगे इसके जगह पर इसका कोफैक्टर, इसको हटाएंगे इसके जगह पर इसका कोफैक्टर, इसको हटा के इसके जगह पर इसका कोफैक्टर 21 A22 और इसका ले लेते हैं डैश। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या हो गया हमारे पास, A11 A12 A21 A22 ये हो गया हमारे पास। तो ये होता था एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब कुछ भी नहीं, उसका कोफैक्टर हटा के उसके जगह पर लिख दीजिए, सॉरी एलिमेंट हटा के कोफैक्टर उसके जगह पर लिख दीजिए। दूसरा देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स को A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कर दीजिए, या एडजॉइंट ऑफ A इंटू A कर दीजिए, या डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I कर दीजिए। ये तीनों ही आपस में क्या होता है, बराबर होता है। याद कीजिए, यहीं से हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला था, A इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A। इनवर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने यहीं से निकाला, याद कीजिए। यहीं से हम लोगों ने सीखा था कि अगर हम लोग के पास A इंटू बी है और इसका इनवर्स करना है तो B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स होता है। तो ये हम लोग सीख चुके हैं। A इंटू बी का इनवर्स बराबर क्या होगा, B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स। यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड भी सीखे थे, याद कीजिए, एडजॉइंट निकालने का। यहीं पर सिखाते हैं आपको। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा बताओ, शॉर्टकट मेथड से। तो एडजॉइंट हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों का जगह बदल देंगे और इन दोनों का साइन बदल देंगे, -B माइनस C। तो इतना कुछ हम लोग सीख चुके हैं किसमें, डिटर्मिनेंट में। इसके बाद जो अभी टॉपिक चल रहा था आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसी इक्वेशन को हल करना सीख रहे थे मैट्रिक्स मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो चलिए उसको भी हम यहाँ पर यहीं पर लिख दें क्या, कि अलग से लिखें उसको। चलिए माइक आप ऑन कर रहे हैं, बताइए आपको ये समझ में आया सिस्टम ऑफ, थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए ये समझ में आया आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए। माइक आप ऑन कर सकते हैं अपना, कुछ बोलना है तो बोल सकते। चलिए क्वालिटी मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था पूरा डिटर्मिनेंट, समझ में आया। तौसीफ सोहेल, सॉरी तौसीफ तो है नहीं, नैना, रुक जाइए थोड़ा सा वेट किया जाए। तो टॉपिक हमारा ये है कि ये है इसकी देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, थोड़ा सा रेड कर लेते हैं ताकि ये चमकेगा दूर। ये हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये एप्लीकेशन सीखा था। उसके बाद देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये टॉपिक अभी चल ही रहा था। उसके बाद ये दोनों फॉर्मूला। चलिए अब आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अनुष्का नहीं है क्या हमारे साथ, अनुष्का बोलो समझ में आया, स्क्रीनशॉट हो गया, जल्दी कीजिए, जल्दी फास्ट। नैना बताओ, ये सब याद आ रही पुरानी बातें। चलिए अच्छी बात। चलिए क्वालिटी मीडियम कर देते हैं। और अब हम लोग लास्ट जो अभी चल रहा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 से 3 मिनट में उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हाँ पढ़े तो हैं, कल परसों का पढ़ा हुआ है, फिर भी रिविजन करवा देते हैं। जब सबको बताए हैं एक बार में तो उसको क्यों छोड़ेंगे, वो बेचारा नाराज हो जाएगा।
तो इसके बाद था हमारे पास टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था। इसमें एक था हमारे पास कंसिस्टेंट, याद कीजिए, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और देखिए पहला था क्या हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दूसरा क्या था इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर क्या होता था वन और मोर सॉल्यूशन, याद आ रहा है आपको, वन और मोर सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या आता था नो सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, मैसेज मेरे पास आ रहा है कि यू हैव बैड नेट। अभी ठीक हो गया। तो कंसिस्टेंट था, एक था इनकंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन होता था एक और एक से अधिक, उसको बोलते थे कंसिस्टेंट, और जिसमें नहीं होता था उसको बोलते थे इनकंसिस्टेंट। तो इसके बाद कन्वर्ट करना सीखा था किसी भी इक्वेशन को, किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म। जैसे हमारे पास लिखा होता था a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z और d2 और से a3x प्लस b3y प्लस c3z और यहाँ d3। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन था, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते थे, याद कीजिए। कन्वर्ट करने पर वी कैन राइट लिखते थे, वी कैन राइट। पहला एक मैट्रिक्स होता था A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। मल्टीप्लाई किसे करते थे, एक्स वाई एंड जेड से। जैसा था आपके पास D1 D2 और D3, याद कीजिए। ऐसा लिख सकते थे। तो किसी भी इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। और यही चीज का नाम हम लोग लिख देते थे ए, ये था एक्स और ये था क्या बी। यहाँ से जब निकालते थे एक्स बराबर, तो ए इनवर्स डी, इसका यूज करके हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकाल देते हैं। याद आया आपको। चलिए उसके बाद जो हम लोग के पास बारी आती थी चेक करने का कि कौन सा इक्वेशन का हल होगा किसका हल नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने आपको तीन केस बताया था कि if डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता है तो इसका मतलब उसका हल होगा। इट है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब हल होगा, तो इसी का नाम हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्ट। दूसरा हम लोगों ने बताया था इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर मान लो डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए एंड क्या आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। तो ए बी कहाँ से, ए बी यहाँ से, यहाँ से ले, ये जीरो ना हो तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इट हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, इनकंसिस्टेंट। ये कंडीशन किसका होगा, इनकंसिस्टेंट। अच्छा एक और कंडीशन आपको बताया था 3 नंबर में, इफ डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, ये भी जीरो आ जाए। तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो इसको बोलेंगे हम लोग मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन या इसी का नाम कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, ये मतलब सॉल्यूशन हो रहा है तो कंसिस्टेंट। तो ये भी हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट का कंसेप्ट। बताइए। तो आज हम लोगों ने पूरा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो भी 1.5 से 2 महीना में पढ़ा है सारा खत्म कर दिया, पूरी तरह से रिवीजन आपका हो गया है। चलिए आप शायद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ सुन रहे हैं आपकी बात, बताइए। हाँ मेरी सॉल्यूशन मिलना तो चाहिए था, 1 से लेकर 8 तक बना दिया पूरा आपने। अच्छा नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप आवाज में क्या ये वाला आ रहा होगा 9 से, है ना। हाँ तो वो भी आया होगा, हाँ वही।
कंसिस्टेंट है। तीनों कंडीशन चूंकि आपने 10th में ही पढ़ा था इसलिए मैंने रिवीजन करा दिया। हाँ मेहताब बोलो, बाकी लोग माइक बंद कीजिए। मेहताब बोलो। और मोर है। हम्म, कहाँ पर? यूनिक में यहाँ पर देखिए, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। हाँ तो देखो कंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ, एक या एक से अधिक सॉल्यूशन होगा, तो इसमें तो एक सॉल्यूशन हो रहा था, इसको कंसिस्टेंट कहेंगे। नहीं है, देखो कंसिस्टेंट का मतलब है एक या एक से अधिक सॉल्यूशन हो, तो ये भी कंसिस्टेंट हुआ, ये भी कंसिस्टेंट हुआ, इसमें एक सॉल्यूशन, इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन आ रहा है, तो दोनों ही तो कंसिस्टेंट की कंडीशन में आ रहा है। मतलब अपने पास सॉल्यूशन पूरा करा, कंसिस्ट कर रहा, अब एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, अब जगह नहीं है उसके पास। मेनी कंसिस्टेंट। चलिए अच्छी बात। तो चलिए आज का क्लास वाइंड अप करते हैं। आज हम लोगों ने पूरा अलजबर। फिजिक्स का मेरा पिछले साल का एक वीडियो है, ज्यादा नहीं। अभी आपको अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आप ईएमएफ वगैरह पढ़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े हैं क्या अभी? ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको बोलते हैं, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके अंदर ही हम लोग करते हैं, ईएमएफ कहते हैं उसको, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हेडिंग लिख रहे हैं, हाँ यूनिट 2 में ये सब। यूनिट 2 में इलेक्ट्रिसिटी के बाद ये सब आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, होगा मैग्नेटिज्म, होगा बहुत सारा टॉपिक है। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जो हम लोग वहां पर डिस्कस किए हैं किस तरह से किसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो मैंने बताया। जब आप इसको पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को, तब आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वरना अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा क्या क्या हो रहा है। फैराडेज का उसमें लॉ आपको पहले पता होना चाहिए, फैराडे का नियम अगर आपको नहीं पता होगा तो कहाँ से आप समझ पाएंगे उसको। तो फैराडे लॉ पहले पढ़ लीजिए, लेंस का लॉ पढ़ लीजिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ, ये सब पढ़ लीजिए, तब आपको वो सब समझ में आएगा। तो उसके अभी तो आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं ना, मैग्नेटिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। फैराडे का नियम पता है आपको, फैराडेज फर्स्ट लॉ? हाँ तो अभी आप नहीं पढ़े, अभी आगे बढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे फैराडे का नियम। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका? स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलिए तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, तो डोंट मिस द फर्स्ट क्लास। कैलकुलस का पहला क्लास बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आपको बताएंगे हम लिमिट का बेसिक, लिमिट कैसे यूज करते हैं, लिमिट का क्या मतलब होता है, ये सब हम करेंगे। क्या हो गया? क्लास असल में क्लास जब ऑन करते हैं तो मैसेज आपके पास जाता होगा ना? तो 9 बजे आपको बिल्कुल तैयार रहना। आप बोलो क्लास ही नहीं कर रही तो फिर उसको मैसेज क्यों करेंगे? हमने तो 4-5 मैसेज किया है, लेकिन अब वो जब कोई करेंगे शुरू करेंगे। जो लोग ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल कल से रेगुलर कर सकते हैं, और कल का क्लास मिस नहीं कीजिएगा। कल लिमिट्स पढ़ेंगे, लिमिट का बेसिक चीज देखेंगे, लिमिट क्या होता है, कैसे लिमिट का कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलस का बेसिक पार्ट है आपका लिमिट। जब तक आप लिमिट नहीं समझेंगे, कैलकुलस आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको समझ में ठीक से नहीं आएगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। 8 से 10 दिन हम लोग क्लास 11 का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 12 में मूव करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग कल। और जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं आज, कल से बोलिएगा सबको क्लास करने के लिए। तौसीफ से बात कर लोगे? ठीक है, हम इससे बात कर लेते हैं, गौरव से और महेश से, तो नहीं क्लास कर रहा है। बाकी आप लोग इससे बात कर लीजिए, निशा से, निशा से। और
मम्मी से बात कर लो। नैना, हाँ बोलो तुम मेहता। ठीक है हम बात करते हैं। ठीक है हम बात करते हैं, तो मैसेज करते हैं क्या बात है, क्यों नहीं क्लास कर। चल, अच्छा अच्छा, ठीक है तब हम व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। तो क्या कर देंगे, जिन लोगों का फी जमा कर देंगे। चलिए, ऑफ करें। कुछ पूछना है आपको? कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, कल मिलते हैं।